मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मॉक टेस्ट फर्स्ट है जनरल अवेयरनेस का। यहाँ 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये 50 क्वेश्चन वही हैं जो मैंने अभी 1 या 2 दिन पहले आपके कम्युनिटी पर क्वेश्चन 1 to 50 करके डाले थे। अगर आपने लगा भी लिए तो भी आपके लिए वीडियो उतना ही यूजफुल है जिसने नहीं लगाए हैं, क्योंकि लगाने में जो इस तरीके से क्वेश्चन हम लगाते हैं उसमें रिटेंटिविटी नहीं रहती और उसकी अलग अलग डायमेंशन से जो क्वेश्चन निकलते हैं वो याद नहीं रहते हैं। इस क्वेश्चन को जो मैं फ्रेम करूंगा, आगे भी आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, बहुत ग्रेविटी के साथ अगर वहाँ क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद वीडियो को देखेंगे, तब जाके कहीं उन क्वेश्चन से जो पॉसिबल अदर 100 क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में 25 नंबर लाना आपकी जिम्मेदारी है मिनिमम। कितना भी कठिन पेपर आ जाए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वहाँ 15-20 क्वेश्चन तो आते ही होते हैं। उनमें हमारी अपनी मिस्टेक हो जाती है, इस वजह से हम वहाँ गलती कर जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि अपनी अप्रोच बचे हुए दिनों में बहुत स्पष्ट रखनी। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, वीडियोज को देखते हैं, तो आप 25 मार्क्स लाएंगे। बस वहाँ अवेयरनेस रखिएगा, जो नहीं आता है तो नहीं आता है, छोड़ देना है। यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस इज द थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। ये क्वेश्चन सेलिब्रेशन किस दिन होता है वो कम पूछा जाएगा। उसमें पूछा क्या जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसकी थीम क्या है, और वो थीम हमने यहाँ मेंशन कर दी है। अब अगर मैं थीम का क्वेश्चन जनरेट करता, चूंकि मैं मोस्टली करंट के क्वेश्चन खुद फ्रेम करता हूँ, तो ये क्वेश्चन में फिर 4 थीम हमें देनी पड़ती, 3 हमें एक इमेजिनेटिव थीम बनानी पड़ती, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ये थीम वहाँ पे आपको एग्जाम उन्हें बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो, एग्जाम सेटर हैं, वो एग्जाम कंडक्ट कराने वाले जिम्मेदारी लिए हुए पेपर बनाने का, तो मोस्ट क्रिएटिव मोस्ट टिपिकल बनाने की कोशिश करेंगे। इसकी थीम है जनरल अवेयरनेस का, कठिन बनाओ। इस बार हो सकता है उस थीम को वो तोड़ दें, वो एक अलग एस्पेक्ट है। ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, ए प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस, ये इसकी थीम है और ये पूछी जा सकती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे और बाकी 3 मई, इसमें कोई कंपटीशन रहेगा नहीं, जनरली लोग सही कर लेंगे। तो ये चीज़ भी याद रखना है, प्रेस फॉर द प्लेनेट। अब इसमें और क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। द डे वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA, कब? 1993। किसकी रिकमेंडेशन पे? यूनेस्को की रिप्रेजेंटेशन में। और इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है सरप्राइजिंग, चूंकि 3 मई का है तो पिछले साल की मई का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 1 ईयर की करंट और 14 मंथ्स तक की करंट पूछने का उनका हक है। इसका ये मतलब नहीं कि आप 14 मंथ्स का लोड ले लेंगे, 14 मंथ्स की करंट अफेयर्स पढ़नी। जनरली बहुत अच्छी कोई नीति है तो वो 1 साल पीछे भी चले जाएंगे, 2 साल पीछे भी चले जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री या केंद्र से रिलेट करके कोई योजना है जो बार बार रिपीट हुई है, अब मतलब अभी इस साल भी हुई है, वो 3-4 साल से चल रही है, उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो उसका वो ओरिजिन ईयर पूछ लेंगे। आज भी पूछ लेते हैं 2015, 16, 17 के आसपास कोई गवर्नमेंट की अगर स्कीम है जो अभी रिपीट हो रही है ओवर द ईयर, या उसमें कुछ इंप्लीमेंटेशन हो रहे हैं, तो उसका क्वेश्चन न पूछ के इंप्लीमेंटेशन का वो सीधे पूछ लेते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई। तो ये पिक करना पड़ता है। जब आप बहुत डिटेल में पढ़ते तो ये बात समझ में आ जाती है। अब यहाँ पे जैसे पूछा गया है कि हमने इसमें मेंशन कर दिया है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और अच्छा बन सकता है कि ये जो मतलब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की ये जो थीम है और जो 3 मई को मनाया जाता है, ये कौन सा संस्करण है एक तरीके से, तो ये 31st है। और 30th कौन सा था? 2023 में। तब जो थीम थी काफ़ी बड़ी थीम थी, शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, फिर भी हमने मेंशन कर दिया। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च बुक गांधी ए लाइफ 3 कैंपेन्स? संजीव जोशी, MJ अकबर, मनोरमा मिश्रा, राघव उड़िया। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर MJ अकबर खूब 50 जगह बताया गया होगा, चैनल्स वगैरह पे भी आपने देखा होगा। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा टिपिकल कर देते हैं। हु इज द को ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च बुक गांधी ए लाइफ 3 कैंपेन्स रिटन बाय MJ अकबर? बस क्वेश्चन कठिन हो गया। ऑल्दो इट विल नॉट कम, बट एटलीस्ट साथ में लगा के आ सकता है। तो के नटवर सिंह जो होते हैं, के नटवर सिंह, ये इसके को ऑथर हैं जिन्होंने ये बुक लिखी हुई है। तो MJ अकबर एंड के नटवर सिंह। समटाइम्स इट हैपेंस कि को ऑथर का भी नाम दे दिया जाता है। स्पीड से चलेंगे, 50 क्वेश्चन कंप्लीट करना है डिस्कशन के साथ मिनिमम टाइम में, ताकि आपका टाइम ज़्यादा भी ना किल हो, क्योंकि ऑलरेडी आप क्वेश्चन लगा चुके हैं। इससे एक डेप्थ पता चल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू इंडिया रैंकिंग इन डिफरेंट इंडाइसेज ऑफ 2024? ये फ्रेम्ड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जनरली आएगा नहीं। इस फ्रेम्ड क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। इंटरनेशनल IP इंडेक्स में इंडिया की रैंक 42, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक 80th, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में इंडिया की रैंक 136, ग्लोबल सॉफ्ट पावर, ये गलत है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 136 नहीं है, इंडिया की रैंक है 126, और ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में 29 रैंक है। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन हमारे पता चल गए हमें
कि कहाँ कहाँ जो डिफरेंट इंडेक्स हैं उसमें इंडिया की रैंक कितनी है। अब ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको अगर लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल देंगे, उससे जाके आप पहुंच सकते हैं। अदरवाइज मैजिकल तैयारी ऑफिशियल सर्च करिए, 1 या 2 दिन हुए हैं इस चैनल को लॉन्च किए। और इसमें एक और टिपिकल बात आई कि मतलब मैं टेलीग्राम पे नहीं गया तो मेरा अपना इंटेंशन नहीं था उधर जाने का, लेकिन बाद में पता चला कि टेलीग्राम पे मतलब लोग जिस तरीके से एक्टिव रहते हैं, जिस तरीके से वो उसको करते हैं, वो ज़रूरी था, इस समय हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे पीडीएफ्स, इसकी पीडीएफ तुरंत अवेलेबल हो जाएगी विदिन हाफ एन आवर, और आप उसको वहाँ से और अच्छे से पढ़ सकते हैं। यूनिक काई चटनी प्रिपेयर्ड फ्रॉम रेड वीवर एंड आंट्स, मतलब लाल चींटियों को कैसे बनाते होंगे ये लोग, उन क्या मार दिया जाता होगा, जो भी हो, उनको लाल चींटियों की चटनी से, लाल चींटियों से चटनी बनाई जाती है, काई चटनी है। ये किस स्टेट को बिलोंग करती है? वेस्ट बंगाल, गोवा, उड़ीसा, मिजोरम। तो ये उड़ीसा की है और इसे जीआई टैग दिया है। ये जीआई टैग 2024 जनवरी में शायद दिया गया है, काई चटनी। तो ये रिवर्स भी पूछा जा सकता है, उड़ीसा के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग 2024 में दिया गया जिसमें रेड आंट से यूज किया जाता है, तो काई चटनी होगा। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा, उड़ीसा होगा। अगला क्वेश्चन है 10th एडिशन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड सियाचिन डिफेंस फोर्सेज कंडक्टेड एट सियाचिन फ्रॉम 1827 मार्च 2024। इसका करेक्ट ऑप्शन है लैमिटिए 2024। तो फिर आपसे पूछा जाए जिमेक्स क्या है, तो जिमेक्स आपका जापान से रिलेटेड है। सिम्बेक्स क्या है? सिम्बेक्स आपका सिंगापुर इंडियन मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज है, जिसमें सिंगापुर की नेवी पार्टिसिपेट करती है और इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करती है। इसका सिम्बेक्स का जो है वो सिंगापुर और इंडियन नेवी के बीच है। अगला क्वेश्चन है रिनाउंड इन्वायरमेंटलिस्ट एंड कन्वीनर ऑफ छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन वाज अवार्डेड विद प्रेस्टिजियस 2024 गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज। 2024 गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज किसको मिला है? ऑप्शन से वृंदा घरे, भूपेश बघेल, आलोक शुक्ला, अतियानंद अग्नोत्री। तो आलोक शुक्ला इसके करेक्ट ऑप्शन है। आलोक शुक्ला एक रिनाउंड इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और कन्वेनर हैं छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के, जिनको ये अवार्ड दिया गया प्रेस्टिजियस 2024 गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज। इसको ग्रीन नोबल प्राइज भी बोलते हैं, ग्रीन नोबल प्राइज भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ग्रीन नोबल प्राइज 2024 हैज बीन गिवन टू आलोक शुक्ला हु बिलोंग्स विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग। तो आप आलोक शुक्ला याद है, आगे स्टेट याद नहीं, गलत कर जाएंगे, तो छत्तीसगढ़ याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ से आलोक शुक्ला बिलोंग करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री टेस्टेड द अंगारा A5 स्पेस रॉकेट इन अप्रैल 2024। तो अंगारा A5, देखिए यूक्रेन रसिया का युद्ध चल रहा है, उसके बाद रॉकेट भी टेस्ट हो रहा है। इन लोग साइंटिफिकली भी अपने आप को अवेयर रखते हैं। तो ये रशिया का है अंगारा A5। बस इतना ही, मतलब हर चीज़ में हम वहाँ डिटेल में जाएंगे जहाँ उसकी पॉसिबिलिटी है, जहाँ उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा तो उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च चीफ मिनिस्टर वयोश्री योजना फॉर सीनियर सिटीजन्स हु सफ़र फ्रॉम सम फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी। ये अच्छा कार्य महाराष्ट्र ने किया है और ये 15 लाख सीनियर सिटीजन को लाभ होने वाला है। इसमें एज जो है वो 65 प्लस होनी चाहिए। इसी में काउंटर क्वेश्चन बनता है कि जो योजना लॉन्च की है उसमें सीनियर सिटीजन में एज कितने से ऊपर होनी चाहिए? 60 से ऊपर, 62 से ऊपर, 65 से ऊपर। तो 65 से ऊपर होनी चाहिए, ये इसमें इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू कंटीजेंसी फंड। ये क्वेश्चन जब पहली बार आया था तब लोगों को सरप्राइज हुआ था, नहीं जनरली वही सब क्वेश्चन आते रहते हैं, अनटचेबिलिटी, इक्वल राइट्स, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन और आपके इमरजेंसी वाले वही आर्टिकल्स पूछे जाते हैं। जब ये पहली बार आया था तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, शायद इट कम्स फर्स्ट टाइम इन UPPSC एग्जाम और UPSC एग्जाम। तो आर्टिकल 267 में कंटीजेंसी फंड से रिलेटेड है। इट इज एक्चुअली दिस फंड इज मेड इन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट कॉप्स इच 500 करोड़। ये एक तरीके की आपकी बैंक होती है सरकार की जो एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए पैसे को रखती है। इस फंड में पैसा रहता है स्पेसिफिक पर्पज, जब आपको ज़रूरत पड़े तो आपको मेंशन करना पड़ेगा पार्लियामेंट में कि आप इस फंड को किस पर्पज से यूज कर रहे हैं। आप इमरजेंसी पर्पज में या स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आर्टिकल 267। अगला क्वेश्चन है ग्रे रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड विद फर्टिलाइजर्स, ऑरेंज प्रोडक्शन, सोयाबीन प्रोडक्शन, नन ऑफ दीज। ग्रे रिवॉल्यूशन जो आपका है वो किससे रिलेट करता है? फर्टिलाइजर से करता है। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर से करता है। और जो आपका सोयाबीन प्रोडक्शन है वो किससे रिलेट करता है? वो येलो प्रोडक्शन से, येलो रिवॉल्यूशन से सोयाबीन प्रोडक्शन रिलेट करता है।
अगला क्वेश्चन है विच प्लान इज नोन एज रोलिंग प्लान। ये क्वेश्चन पलट पलट के कई तरीके से पूछा जाता है, किस प्लान के बाद रोलिंग प्लान आया। जब भी जनरल अवेयरनेस पढ़ें तो इस बात को ध्यान में रखें कि आप आप मेच्योर एज पे हैं तो आप थोड़ा विजुलाइज किया करिए। जैसे आप ये मान के चलिए कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये गारंटेड है, लेकिन 80 to 90% इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो 5 ईयर प्लान होते हैं उससे क्वेश्चन आएगा, रिवॉल्यूशन है उससे क्वेश्चन आएगा। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो कन्फर्म आएगा। अब इन दोनों टॉपिकों को आप बिल्कुल ना पढ़ें, बिल्कुल ना छुएं, एक आधा ऑब्जेक्टिव आ गया वो पढ़ के निकल लिए तो वो गलत है। या पढ़ाने वाला इतना मैच्योर हो कि वो जब आपको पढ़ा रहा है तो उस पर आपको इतना फोकस करा दे रहा है, आपसे नोट्स बनवा दे रहा है कि आप उसको कर लें। अब जैसे ये क्वेश्चन है, करते वक्त जब आप PDF से पढ़ें तब इस समय आपकी जिम्मेदारी है कि 5 ईयर प्लान्स कौन कहाँ है, किससे क्या रिलेट करते हैं, कब इंडस्ट्री की बात हुई है, कब पॉवर्टी की बात हुई है, वो सारा आप मेंटेन कर लें। खैर यहाँ पे जो पूछा गया वो रोलिंग प्लान किसे कहते हैं, वो 6th 5 ईयर प्लान को कहते हैं। अब 6th 5 ईयर प्लान का टेन्योर या टाइम पीरियड क्या था, तो 1978 से 83। और ये ऐसे भी पूछा जाता है आफ्टर विच 5 ईयर प्लान और रिमूविंग, तो 5th 5 ईयर प्लान जो था वो एक ही साथ था, रिमूविंग द 5th 5 ईयर प्लान इन 1977 से 1978 इसको रिमूव कर दिया और उसके बाद 6th 5 ईयर प्लान को रोलिंग प्लान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 29th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29, बहुत इंपॉर्टेंट है। COP29 कहाँ होगा? अजरबैजान बाकू में होगा। कब होगा? नवंबर में होगा, 11 से 22 नवंबर होगा, ठीक है, 2024। अगला क्वेश्चन है द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। जो नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते को कह सकते हैं ट्रुथ अलोन ट्रिम्स, सत्य स्वयं अपने आप में विजय ही होता है। कब वो विजय होगा ये डिपेंडेंट होता है कि आप उसको लाने में कितने माहिर हैं, कितनी समझ है आपके अंदर, आप उस पर कितना चले हुए हैं, तभी आप कैपेबल होंगे सत्य को बाहर लाने में। जो व्यक्ति खुद असत्य के मार्ग पे चलता है उसके जीवन का निजी सत्य जो उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है वो स्वतः अपने समय पे उजागर होता है, और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वो जब चाहे तब उस सत्य का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए जो फॉलोवर होते हैं ट्रुथ की राह के, वो खुद कभी एक लायर बन के नहीं आते हैं। ये बात बहुत बड़ी चीज़ होती है, और पूरे इंडिया में ऐसी चीज़ें आपको स्पष्ट दिख रही हैं कि ए पर्सन इज गुड इन सम डायमेंशन बट इफ बैड इन सम डायमेंशन देन द पावर दैट शुड बी हैविंग बाय दैट ट्रुथ दैट हैव पॉजिटिव थिंग्स विल नॉट बी एज इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द सम ट्रुथ इन बैड डायमेंशन। जब आप कुछ हिस्से में ख़राब करते हैं और कुछ हिस्से में अच्छा करते हैं, तो उस हिस्से में जिसमें अच्छा करते हैं उसका जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो कुछ हिस्से में ख़राब करने की वजह से इंडिविजुअली आपको खुद मिलेगा नहीं, और बाहर की दुनिया उस चीज़ को जब पकड़ेगी तो वो आपको अच्छे वाले पे पूरा लीपा पोती कर देगी। तो इसलिए कहा जाता है कि अच्छा करें और बुरा करें तो फिर एक सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार रहें। आपके साथ वही सब चीज़ें होंगी जो जनरली सबके साथ होती हैं, अच्छा और बुरा। फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कब कंडक्ट हुआ था? फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच वायसराय। फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कब कंडक्ट हुआ था, एक क्वेश्चन ये भी बनता है। तो 1872। वायसराय कौन थे? लॉर्ड मायो, वो रहे ही थे 1869 से 1872। इट वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन द कंट्री विद द हेल्प ऑफ किसके? W हंटर का इसमें और योगदान था। तो करेक्ट ऑप्शन होगा लॉर्ड मायो। किसने न्यूज़पेपर वंदे मातरम स्टार्ट किया था? ये क्वेश्चन अपने आप में विवादित रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके CEO ये थे, कुछ लोग कहते हैं इसके एडिटर थे, ये ऐसी तमाम बातें हैं। तो एक्चुअली में जो श्री अरबिंदो थे, वो श्री अरबिंदो ने वंदे मातरम को एडिट किया था, जिन्हें अरबिंदो घोष भी कहते हैं, ये एडिटर थे। और जो बिपिन चंद्र पाल थे ये फाउंडर थे। तो स्टार्टेड द न्यूज़पेपर होगा तो बिपिन चंद्र पाल होगा, और एडिटर होगा तो अरबिंदो घोष होगा। और ये भी पूछा जाता है कब शुरू किया गया था, तो 1905 में, और रिलीज हुआ था 1906 में। फर्स्ट इशू में 12 पेज ऑफ आर्टिकल थे, कोलकाता में प्रिंट हुआ था, वो महत्वपूर्ण नहीं है। 1905 एंड बिपिन चंद्र पाल एज द फाउंडर एंड अरबिंदो घोष एज द एडिटर। वंदे मातरम नाम भी अच्छा और पॉसिबिलिटी ठीक ठाक बनती है। ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर इट्स अप्रूवल। जब इमरजेंसी की घोषणा आप करना है तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसको आप पार्लियामेंट में प्रूव कराते हैं। वो कितने महीने में इम्प्रूव हो जाना चाहिए? इसमें जनरली आप 2 या 6 महीने लगा जाएंगे, बट ये गलत हो जाएगा। साइंटिफिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली इसका करेक्ट ऑप्शन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली है, इसमें साइंटिफिक क्या होगा? तो 1 मंथ यानी 30 डेज होगा। इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाई बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट
आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल इमरजेंसी से, ऐसे ही 356 और 360 जो है इमरजेंसी के दो अदर हिस्सों से रिलेट करते हैं। तो 1 मंथ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनर्जी इज कॉन्टिन्यूसली क्रिएटेड इन द सन ड्यू टू, एनर्जी जो सन में क्रिएट होती है दो क्रियाएं होती हैं। न्यूक्लियर फिजन में दो एटम मिलकर एक एटम बनाते हैं, और न्यूक्लियर फ्यूजन में एक एटम मिलके दो एटम या मोर देन 2 में डिवाइड हो जाता है। तो सन के केस में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। एनर्जी इज कॉन्टिन्यूसली क्रिएटेड इन द सन ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन इज ए न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच 2 or more atomic nuclei join together or fuse to form a single heavier nucleus. Nuclear fusion is a nuclear reaction in which 2 or more atomic nuclei join together to fuse or form a single heavier nucleus। मतलब ये जो पहले मैं बता गया न्यूक्लियर फिजन, वो न्यूक्लियर फ्यूजन है, और जो न्यूक्लियर फिजन है उसमें एक एटम कई एटमों में बदल जाएगा। अगर न्यूक्लियर फिजन इसको बता जाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब जो मैं सिंबॉलिकली बता रहा था वो मैं गलत कर गया। सिंबॉलिकली यही है कि कई एटम जब मिल के बनते हैं तो आप न्यूक्लियर उसको फ्यूजन बोलते हैं, और फिजन का मतलब विखंडन हो जाना, ठीक है, और फ्यूजन का मतलब संलयन हो जाना। तो यहाँ कई एटम मिलके जब बनेंगे तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट। इन द अब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर विच रेज विल इंटर इनटू एटमॉस्फियर, जब ओजोन लेयर की अब्सेंस होगी तो कौन सी लेयर इंटर करेंगी? ऑप्शंस है अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, एक्स रेज, विजिबल। तो अल्ट्रावायलेट करेक्ट ऑप्शन होगा। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर लीड्स ऑन द एवरेज टू एन इंक्रीज इन ग्राउंड लेवल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बिकॉज ओजोन इन इफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ यूवी रेज को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है, वो नहीं होगी तो अल्ट्रावायलेट रेज एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाएंगी, जो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। प्योर वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट इज फीबली आयनाइज्ड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फीबली आयनाइज्ड। फीबली का मतलब होता है इन ए वीक वे विदाउट एनर्जी, स्ट्रेंथ और पावर, मतलब बहुत ज़्यादा ताकतवर तरीके से बॉन्ड या बंद नहीं बना हुआ है। इस वजह से प्योर वाटर जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इट इज़ फीबली आयनाइज्ड। इन ऑर्डर फॉर ए सब्सटेंस टू बी ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयर शुड बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू ट्रांसफर करंट। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्यूरी इज ए यूनिट ऑफ, क्यूरी किसकी यूनिट होती है? क्यूरी यूनिट होती है आपकी रेडियो एक्टिविटी की। क्यूरी को डिफाइन करें तो इमिशन रेट ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियम विच इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 ट्रांसफॉर्मेशन पर सेकेंड। जनरली यूनिट पूछा जाता है, फिजिक्स का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट उसका हाईएस्ट होगा, किसका हाईएस्ट होगा आप खुद ही सोचिए, जिसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब एल्कीन डबल बॉन्ड होता है, एल्केन सिंगल बॉन्ड होता है, फ्री कार्बन डाइऑक्साइड बॉन्ड ही नहीं है, एल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा पावरफुल तरीके से बांधेगा रेदर देन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। इसमें भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड्स होते हैं, और सिंगल बॉन्ड में आपका सिग्मा बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड मिल के स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन एल्काइंस होगा। केमिस्ट्री की अगर इतनी 12th लेवल पे समझ होगी तो समझ गए होंगे। बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल ऑफ केमिकल बॉन्ड्स हो गए। बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल केमिकल बॉन्ड्स का जो होता है वो हुक्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है जो डिपेंड्स करती है मासेज ऑफ वेट्स पे। तो ये इतना ही याद रखिए, बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल ऑफ केमिकल बॉन्ड्स किसको फॉलो करता है? हुक्स लॉ को फॉलो करता है। विच बेस इज जनरली फाउंड इन सोप्स? सोप में कौन सा बेस पाया जाता है? तो इसमें NaOH पाया जाता है। और NaOH का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो करेक्ट ऑप्शन, इसी को कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, इसी को कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो कहीं कहीं ये भी पूछा जाता है कास्टिक सोडा इज जनरली फाउंड इन वेयर? सोप्स, नमक, ऐसे पूछ देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। कॉन्स्टेंटन इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड SSC के MDS या CHSL में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको ऐसे ना समझिए कि कहीं से भी उठा के रख दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार अलग अलग एग्जामों में, स्टेट के PCS में भी पूछा गया है। कॉन्टेस्टेंट ये किसका एलॉय है? ये कॉपर और निकिल का एलॉय है। एक बार ये भी पूछा गया है कि कॉपर का इसमें मात्रा कितनी होती है? 55 और 45 दोनों ऑप्शन में थे। तो 55% आपका Cu है और 45% आपका निकिल है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ आयरन? आयरन का ओर कौन नहीं है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट ये आपके ओर आयरन के हैं, और क्यूपेराइट आपका ओर है Cu का। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज माइकोलॉजी ए स्टडी ऑफ? माइकोलॉजी स्टडी फंगी की है, माइकोलॉजी स्टडी फंगी की है। और एल्गी की स्टडियो को फिकोलॉजी बोलते हैं, एल्गी की स्टडियो को फिकोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी सेल की स्टडी को बोलते हैं।
टेलीग्राम पे अगर आप जुड़े हैं तो मैंने उसमें एक स्टडी का पोस्टर डाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आल्दो स्टडी ए से लेके जेड तक अगर आप शुरू करेंगे तो 565 स्टडी होंगी। तो अगर जो इम्पोर्टेंट हैं 15-16 स्टडी मैंने डाली है, अगर उसमें से क्वेश्चन आ जाता है तो आप लकी हैं। उसके अदर क्वेश्चन आता है तो जो कहीं से भी किसी भी तरीके से उसको कहीं देखें हैं तो वो है, बाकी 365 कोई याद नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये क्वेश्चन हमने धोखे से वहाँ गलत कर दिया था, आल्दो एक्सप्लेनेशन करेक्ट था, उसमें ऑप्शन भी अलग थे। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो दूसरा है। यहाँ पे अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ऑप्शन से ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी। अगर कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो अगर प्रोडक्ट है न्यूमरस एल्गी में, जिसमें मेनली आपका ग्रेसिलेरिया ये ऑप्शन था और हमने कोरेला करके लगा दिया था, तो वो लोगों ने मतलब उसको करेक्ट मान लिया। और मान भी, चूँकि मेरे में मिस्टेक बहुत कम रहती है, मैं जनरली एरर फ्री बनाने की कोशिश करता हूँ, फिर भी हो जाती है, ह्यूमन एरर है। तो ग्रेसिलेरिया करके ऑप्शन अगर आएगा तो वो आप लगाएंगे। और ये किसके पार्ट हैं, ये किस ग्रुप ऑफ एल्गी के पार्ट हैं, तो ये रेड एल्गी के पार्ट, ये रेड एल्गी के पार्ट हैं। तो अगर किस में आएगा, रेड एल्गी में आएगा। अगर किस में आएगा, रेड एल्गी में आएगा। अगला क्वेश्चन है द सेल इज नॉट अप्लाइड फॉर, द सेल इज नॉट अप्लाइड फॉर वायरसेज लैक द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, वायरस में सेल के स्ट्रक्चर नहीं होते। डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शंस ऑफ ए सेल, हेंस सेल थ्योरी इज नॉट अप्लीकेबल टू वायरसेज। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। विच सेल ऑर्गेनल्स आर नोन एज सेल्स पोस्ट ऑफिस, सेल्स पोस्ट ऑफिस गोल्गी अपरेटस को कहते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, लीनियर प्रोटीन्स फॉर्म्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर पैकेज्ड इनटू वेसिकल्स एंड ट्रांसफर टू द गोल्गी अपरेटस। देखिए बायोलॉजी, अब कितना भी हम लॉजिकल और फीलिंग आपको ले जाएं, चूँकि अब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट्स नहीं रहता, मेरा भी कभी सब्जेक्ट्स नहीं रहा, तो वही इन्फॉर्मेटिव वे में ही और रिमेम्बरेंस वे में हमें याद रखना होगा। सेल्स का पोस्ट ऑफिस गोल्गी अपरेटस, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर हर्ट होते हैं, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हर्ट होते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ लोकेटेड है, हिमालयाज में लोकेटेड है। कौन सा लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इंडिया में है, चिलिका झील है। 50 बार पूछा गया है, फिर भी अगर कभी आपका गलत हो जाए तो सोचिए कितना हार्ड फील होगा। खासी एंड गारो लैंग्वेज आर मोस्टली स्पोकन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। खासी और गारो जो है ये प्रिंसिपल लैंग्वेज है मेघालय स्टेट की। It was at the initiative of the Christian ministry that the Khasi and Garo language and literate have developed and emerged the list of the modern India language. मेघालय की खासी और गारो लैंग्वेज जो हैं वो बोली जाती हैं मेघालय में, जो एक तरीके से प्रिंसिपल लैंग्वेज हैं मेघालय की। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज वोलाटाइल स्टोरेज। वोलाटाइल स्टोरेज कौन सा है। सम वेरी टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ वोलाटाइल मेमोरी हैं कैचे मेमोरी और रैम। कैचे मेमोरी और रैम, रैम का फुल फॉर्म भी पूछ देते हैं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का पूछ दिया तो रीड ओनली मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी इज ए टेम्परेरी मेमोरी बिकॉज इट कैन ओनली होल्ड द इन्फॉर्मेशन अंटिल द डिवाइस और द कंप्यूटर रन्स ऑन पावर। इसमें वही है, जब तक पावर चल रही है और अचानक से शट डाउन हो गया तो वो गायब हो जाएगी, तो ये वोलाटाइल स्टोरेज में आती है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि वोलाटाइल मेमोरी इज परमानेंट मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी। और कौन कौन से हैं, कैची और रैम। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट हाइपर लिंक्स इन MS एक्सेल। कंट्रोल करके कई लेटर्स हैं, ये यहाँ पे तो 4 ही दिए हैं, कई होते हैं फंक्शन, यहाँ पे इन 4 की बात कर लेते हैं। पूछा है कि शॉर्टकट की हाइपर लिंक इंट्रोड्यूस करने के लिए कौन सी है, तो वो Ctrl+K है। तो Ctrl+V का काम क्या होता है, पेस्ट द इन्फॉर्मेशन, पेस्ट द इन्फॉर्मेशन। Ctrl+A का काम क्या होता है, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट, सिलेक्ट ऑल। Ctrl+C का काम क्या होता है, कॉपी टेक्स्ट और इमेज, कुछ भी करो। तो इस तरीके से ये 4 आपके कंप्यूटर से रिलेटेड हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा आप हार्ड डिस्क में कर सकते हैं, मैक्सिमम अप टू 4 TB, टेराबाइट, 500 GB से लेके 4+ TB तक। और सबसे मिनिमम आपका फ्लॉपी डेस्क 1.44 MB टू 2.88 MB। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मैक्सिमम पूछा गया तो हार्ड डिस्क हो जाएगा। वेयर डज द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन टेक्स प्लेस। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। करेक्ट ऑप्शन ये पार्ट हो जाएगा जहाँ कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन टेक प्लेस करते हैं, डाइजेशन होता है। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे डिक्लेयर किया गया, ये किस तारीख को किया गया, मतलब ये बात किस तारीख को कही गई, तो ये बात कही गई 19 नवंबर 2015 को। ये बात 19 नवंबर 2015 को एक गजट नोटिफिकेशन के तहत डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि 26 नवंबर आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे है। क्या इंपॉर्टेंस है 26 नवंबर की, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया था और ये इफेक्टिवली लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे ही जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट डे इन द साउदर्न हेमीस्फीयर इज। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। पहली चीज़, जो पूरा वर्ल्ड है वो दो हेमीस्फीयर में वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलग अलग बटा हुआ है। अगर वर्टिकली देखेंगे तो आपको साउदर्न और नॉर्दर्न मिलेगा, तो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हो जाएगा, नीचे वाला हिस्सा साउदर्न हो जाएगा। ऐसे ही ईस्ट वेस्ट मिलेगा आपको। अगर ऐसे वर्टिकली कट कर देंगे और ऐसे हॉरिजॉन्टली कट कर देंगे, वर्टिकली कट करेंगे तो इधर और इधर का हिस्सा मिलेगा, हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो इधर का इधर मिलेगा। तो इस हिसाब से साउदर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न हेमीस्फीयर हो गए। ठीक है, अब बात, जो शॉर्टेस्ट डे साउदर्न हेमीस्फीयर में होगा वही लॉन्गेस्ट डे नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो जो इसे पूछा है कि शॉर्टेस्ट डे या लॉन्गेस्ट नाइट साउदर्न हेमीस्फीयर में कब है, तो 21 जून होगा। अगर यहीं पे क्वेश्चन बदल गया तो यही चीज़ यहाँ पे बदल के लॉन्गेस्ट हो जाएगी। और सिमिलरली 21 जून के अलावा इसमें ऑप्शन अदर जो है वो कहीं से कन्फ्यूजन भी नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो नंबर होता है वो है 22 दिसंबर डेट। 22 दिसंबर क्या है? 22 दिसंबर आपका लॉन्गेस्ट डे है या शॉर्टेस्ट नाइट है। नाइट का तो पूछा ही नहीं जाता, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख दिया। लॉन्गेस्ट डे कौन सा है? 22 दिसंबर। कहाँ पे? साउदर्न हेमीस्फीयर में। शॉर्टेस्ट डे कौन सा है? 21 जून। कहाँ पे? साउदर्न हेमीस्फीयर में। तो नॉर्दर्न में यही दोनों डे हैं बट अपोजिट सेंस में। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। और साउदर्न नॉर्दर्न क्या है, तो आप पूछ दें कि इंडिया कहाँ पड़ता है, तो इंडिया आपका नॉर्दर्न में पड़ता है। ये आपके सामने हमने फिगर बनाए हुए हैं, थोड़ा सा आप इमेज बढ़ा के देख लेंगे या PDF जब आप डाउनलोड कर लेंगे तब देख लीजिएगा। ये वाला हिस्सा आपका नॉर्दर्न में है, ये वाला हिस्सा आपका साउदर्न में है, ये वाला आपका वेस्टर्न में है, ये वाला ईस्टर्न में है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विद द प्रायर परमिशन ऑफ। प्रायर परमिशन आपको किसकी लेनी पड़ती है? गवर्नर ऑफ स्टेट। और यही बात अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को हटा के लोकसभा संसद की कर लिया जाए पार्लियामेंट में, तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? तो वहाँ पे आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। वहाँ पे आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। मनी बिल में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो यही हुआ जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है। दूसरा क्वेश्चन, मनी बिल किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 110 में है। तीसरा क्वेश्चन, क्या मे बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। हाउएवर ए मनी बिल एक सिंपल बिल है, किसी में भी हाउस में किया जा सकता है, लेकिन मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो कहाँ किया जाएगा? केवल लोकसभा में। रिकमेंडेशन किसकी ली जाएगी? प्रेसिडेंट की। कौन इसको रिप्रेजेंट कर सकता है? केवल एक मिनिस्टर। ओनली ए मिनिस्टर इज अलाउड। नया क्वेश्चन बन गया। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाई एनी मेंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा। नो, only a minister is allowed to introduce money bill in the parliament. Money bill requires certification of the Lok Sabha speaker when transmitted to राज्य सभा। लोकसभा से राज्यसभा जाना है तो ये पूछा जाएगा, मतलब परमिशन ली जाएगी, सर्टिफिकेशन लिया जाएगा लोकसभा स्पीकर से। और राज्यसभा के पास कुछ है नहीं, बस जाएगा आएगा, बस सहमति ही लेनी है। इट कैन नॉट बी अमेंडेड। इसमें कोई सुधार नहीं कर सकती राज्यसभा, और रिजेक्ट भी नहीं कर सकती है। तो क्या करेगी? कुछ दिन रख सकती है, उसमें भी लिमिट है, उसमें भी नियम है, और वापस भेज देगी। कुल मिला के हामी भरनी है। प्रेसिडेंट कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट मनी बिल बट कैन नॉट रिटर्न इट फॉर रिकन्सिडरेशन। सुना, उसमें वो नहीं कर सकते। आप चाहें तो रिजेक्ट कर दें या एक्सेप्ट करिए। गलतियाँ में सुधार सजेस्ट नहीं करेंगे आप केवल रिजेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन जनरली अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं। इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन के प्रति अगर हम नज़र रखते हैं तो कुल मिला के 200 या 250 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में ऐसे हैं जो आपके 25 नंबर एग्जाम में लाने में संभव हैं। ये मैं मान के चलता हूँ, लेकिन आसान नहीं है। जैसे ये मैंने मनी बिल पे इतना किया तो इसमें मेरे पहले 25-30 मिनट गए, फिर अब मैं जब समझा रहा हूँ उसको समझने में आपके 10 से 12 मिनट जाएंगे। तो पैरेलली आसान नहीं है, बट रियलिटी यही है कि अगर सही समय देंगे आप तो यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम। अगर 25 नंबर जनरल अवेयरनेस में और 38 नंबर से 40 नंबर आपके रीजनिंग में, 65 नंबर ये आ जाते हैं, और आपको टायर 2 की सामान्य परफॉर्मेंस के साथ भी सिलेक्शन लेना है, तो आप आराम से 70 नंबर 65 नंबर करके भी आप सिविल में, मतलब टायर 2 के लिए बहुत हेल्दी प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं। इन विच स्टेट कमलंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेटेड। कमलंग 1989 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये 50th टाइगर रिजर्व है और ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। स्मॉल बेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी ऑफ ए फ्लावर आर। ओवरी में जो स्मॉल बेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको ओवल्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स दैट द चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन द पार्लियामेंट। ये बात आर्टिकल 89 में कही गई है कि एक चेयरमैन होंगे, मतलब वही वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, और डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे। यंग लियू फ्रॉम ताइवान द ओनली पर्सन ऑफ
आउट ऑफ इंडिया हु गॉट पद्म भूषण 2024 अवार्ड इन द फील्ड ऑफ। मुझे लगता है जैसे पद्म भूषण अवार्ड, भारत रत्न अवार्ड, नोबेल प्राइज अवार्ड, ये तीनों आपको पढ़ लेने चाहिए, उसमें एग्जाम में एक आध क्वेश्चन इससे आएगा। अब पढ़ने का जब एस्पेक्ट आता है तो पद्म विभूषण, 5 पद्म विभूषण और 17 पद्म भूषण, ये किस किस फील्ड से मिले, किस किस स्टेट से मिले, इनके नाम क्या हैं, ये पढ़ने में आपका 1 घंटा जाएगा। फिर किसी दिन 2-3 दिन के बाद आप उसको रिवीजन जोन में देख लीजिएगा 4-5 दिन में, तो एक संभावना है अगर वहाँ क्वेश्चन आता है तो आपका करेक्ट होगा। अब जैसे ये एक और ऑडनेस को ध्यान में रखें। ऑडनेस का मतलब जो पर्सन एकदम कहीं और से हो, इंडिया का ना हो, NRI का हो, या कोई स्टेट जो बहुत पीछे रहता है वो अचानक से आ गया हो, या स्टेट कई बार रिपीट किया हो, ऐसे करके फील्ड किसी की आर्ट है, किसी की पब्लिक अफेयर, एकदम नॉ स्पिरिचुअल फील्ड हो तो उस पर्सन को पूछा जा सकता है। मतलब दिए गए 17 में से 3 या 4 ही ऐसे हैं जिन पे क्वेश्चन बनेगा, और उसके लिए समझ होना आइदर कोच के गाइडेंस से हो जाए या अपने लेवल पर रिसर्च करके हो जाए। खैर, यहाँ पे जो यंग लियो है ये ताइवान से हैं। ताइवान, इनको पद्म भूषण दिया गया है 2024 में। किस फील्ड में दिया गया है? ट्रेड एंड इंडस्ट्री में दिया गया है। इनकी कंपनी है जिसका नाम है ताइवानीज टेक्नोलॉजी जाइंट फॉक्सकॉन, तो इसमें उन्होंने रिकॉग्नाइज एंटरप्रेन्योरशिप की है तो उनको ये दिया गया है ट्रेड एंड इंडस्ट्री में। बाकी 5 हमने